हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में। तो मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश नवीन युग का प्रारंभ था। यानी हमारे देश में महात्मा गांधी की जो एंट्री हुई भारतीय राजनीति में, वह एक नवीन युग की शुरुआत थी। और सन 1919 के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में हुए और जो कि काफी हद तक सफल भी हुए। तो इस तरह हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश था वह एक नए युग की शुरुआत थी। अब हम बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट की। एक्ट मीन्स होता है कानून। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई एवं कमेटी ने सन 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मीन्स भारत में क्रांतिकारी थे जो उस समय हमारे देश के लिए देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनकी प्रभाव को समाप्त करने तथा देश के लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है उसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश यानी कि जज जो कि जिनका नाम है सर सिडनी रोलेक्ट, तो एक जज थे जिनका नाम है सर सिडनी रोलेक्ट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने सन 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी में द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक पारित किए गए। यानी कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों में 2 विधेयक पारित किए गए सन 1919 में, और इन विधेयकों को रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। यानी भारतीयों के कई विरोध करने के बाद भी, उनके लाख विरोध करने के बाद भी इस एक्ट को भारत में लागू कर दिया गया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो उस समय हमारे देश के आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी लोग थे, जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे और क्रांति उसमें भाग ले रहे थे, तो उन लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने सन 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में यह सुझाव दिए गए कि केंद्रीय विधानमंडल में सन 1919 में 2 विधेयक पारित किए गए और इन विधेयकों को रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। भारतीयों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी इस विधेयक को 8 मार्च 1919 को हमारे देश में लागू कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमों में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से रोलेक्ट एक्ट पास किया गया था। मीन्स इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके क्रांतिकारियों के मुकदमों में मतलब जल्दी सुनवाई ना हो एवं अपील का अधिकार उनसे छीन लिया जाए, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो क्रांतिकारी लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, उन्हें उनके लिए यदि किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उन्हें उसमें उनकी जल्दी सुनवाई ना हो, और अगर उनके साथ किसी तरह का कोई अत्याचार होता है जिसके लिए वह अपील करते हैं तो यह अपील करने का अधिकार भी उनसे छीन लेना। तो इस तरह ओवरऑल उनके ऊपर क्रांतिकारियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह एक्ट बनाया था। इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया था।
यानी ये जो रोल एक्ट बनाया गया था उसके अंदर कौन कौन सी बातें थीं। तो इस एक्ट के माध्यम से जो व्यक्ति हमारे देश में राजनीतिक गतिविधियां कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाकर, राजद्रोहात्मक गतिविधियों का संदेह होने पर मतलब उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर और संदेह की घेरे में उसे लेकर उसके ऊपर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे जबरदस्ती पकड़ के जेल में बंद कर देना, मीन्स गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर देना, और जेल में बंद करने के बाद उसे जेल से रिहा करने के लिए जमानत ना मतलब कि लेने देना। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए भारतीयों के लिए ये कानून बनाया गया था। और भी कई तरह की चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए यह कानून बनाया था, जिसे हम रोलैक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें और कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी इस कानून में? इसमें सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान की गई, जिसके निर्णय की अपील नहीं हो सकती थी। मीन्स ये जो एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट में सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसे बिना वारंट के क्रांतिकारी जो लोग होते थे उन्हें की तलाशी लेना, उन्हें गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान की गई। मीन्स क्या होता है कानून में कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट ना हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे बिना किसी वारंट के पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बिना वारंट के भी किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर देना, उसकी तलाशी लेना, इस तरह। और इसके अलावा यदि उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस चलता है तो उसके लिए उसे अगर वो नीचे से हार जाए तो ऊपर अपील करने का अधिकार उसके पास ना हो। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के, उस समय जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन्हें परेशान करने के लिए, उन पे जबरदस्ती मुकदमा चलाने के लिए यह कानून बनाया गया था। इसके विरोध में पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा गया तथा दुकानें बंद रहीं, हड़तालें हुई, सरकार ने दमन नीति अपनाई और 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के लोग जो देश की आज़ादी के लिए उस समय आंदोलन कर रहे थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये जो रोलैक्ट एक्ट है ये बनाया था कि वह भारत में आंदोलन करने वाले किसी भी क्रांतिकारी को बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्यवाही के पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए और उन्हें जमानत ना मिले, वो अपील ना कर सकें और उन्हें कोई भी जब चाहे कहीं से भी गिरफ्तार कर ले, उनकी तलाशी ले ले। इस तरह उन पर अत्याचार करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस घटना मानी जाती है। हमारे देश के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये जो आंदोलन है, ये जो घटना है, सॉरी ये आंदोलन नहीं है, ये एक घटना है जिसमें हमारे देश के हजारों व्यक्ति मारे गए थे। तो ये घटना पंजाब राज्य का अमृतसर शहर है। अमृतसर शहर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, यानी कि वहां पर यह घटना घटित हुई थी, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी तथा अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। मीन्स जो हमारे देश के जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी थे, उनके पंजाब जाने पर रोक लगी हुई थी। तो इस कारण से वहां की जनता बड़ी ही क्रोधित थी कि उन्हें पंजाब राज्य में जाने की परमिशन क्यों नहीं है। और यह आक्रोश उस समय और अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में सफल ना होने पर गोली चलाने का आदेश दिया। मीन्स हमारे देश की मतलब पंजाब राज्य की जनता पहले ही
ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्रोधित थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने गांधी जी के पंजाब राज्य में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। फिर भी इसके बाद उन्होंने एक और मतलब कि काम किया कि डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मतलब कि जो कि पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। तो ये जो दो लोकप्रिय पंजाब के नेता थे, इनको बिना किसी कारण के वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया। तो इसके विरोध में, मतलब इन दो नेताओं को जब बिना किसी कारण के पंजाब के डिप्टी गवर्नर ने नहीं गिरफ्तार कर लिया, तो और जनता में आक्रोश बढ़ गया। जनता ने इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। यानी जब इन दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो इसके विरोध में जनता ने शांतिप्रिय जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह रोकने में सफल नहीं हुई तो गोली चलाने का आदेश दे दिया। मतलब जनता जो है वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रही थी, वो भी ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया और ब्रिटिश सरकार ने उस जुलूस को रोका। लेकिन जब वह उस जुलूस को नहीं रोक पाई तो उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जब गोली चलाने का आदेश दिया गया, तब जनता और भड़क गई और उन्होंने बहुत ही मतलब कि फिर उस वो जो शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, उसने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। तो सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल सन 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओ डायर को सौंप दिया। मीन्स वो जो जनता शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रही थी, लेकिन शांतिपूर्ण जुलूस भी जब जनता को नहीं निकालने दिया गया और उनके ऊपर गोली चलाई गई, तब जनता और अधिक क्रोधित हो गई। जब सरकार ने जनता के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जब ब्रिटिश सरकार ने जनता के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट किया, तो जनता बहुत ज़्यादा ही उग्र हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और फिर उसने सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओ डायर को सौंप दिया। मीन्स जब जनता गुस्से में आई तो उसकी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का जो प्रशासन था वह सैन्य अधिकारी ओ डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजनों एवं प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, मगर इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। मतलब सरकार ने कहीं पर भी सभा करने पर रोक लगा दी कि कोई भी कहीं पर भी सभा आदि का आयोजन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जानकारी जनता को नहीं दी गई। फिर 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित थे। यानी 13 अप्रैल सन 1919 और दिन था बैसाखी का। ये जो घटना है कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात है कि आपको ये डेट याद रखनी है कि जो घटना है ये कब घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 की घटना है और दिन था बैसाखी का। तो कौन सा दिन था? बैसाखी का। पंजाबी लोग फसल काटने की खुशी में त्योहार मनाते हैं बैसाखी का। तो बैसाखी का दिन था और समय था शाम के करीब 4:30 बजे। तो 13 अप्रैल सन 1919 का दिन और बैसाखी का दिन था और समय था 4:30 बजे। तो ये है जलियांवाला बाग में जो घटना घटित हुई थी उसकी डेट और समय है। तो जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया, मतलब एक सभा बुलाई गई और जिसमें कि लगभग 10,000 लोग शामिल थे और जनता को यह पता नहीं है कि सभा के आयोजन पर रोक लगी हुई है और जनता ने सभा का आयोजन किया है और जिसमें कम से कम 10,000 लोग शामिल हैं। जनरल डायर 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना किसी पूर्व चेतावनी के भीड़ पर उसने तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। तो शाम को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन चल रहा था और जनरल डायर बिना किसी सूचना के 400 लोगों के साथ, वह भी हथियारों के साथ, सभी 400 लोग हथियार से मतलब कि लेस थे। तो 400 लोग
400 हथियारबंद सैनिकों के साथ वह स्वयं सभा स्थल पहुंचा और बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनता पर अ, उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी और गोलियां तब तक चलाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हुई। इसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अनेक आयोग नियुक्त किए गए। जनरल डायर को पद से हटा दिया गया, मगर इसकी निंदा नहीं की गई। मीन्स ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी जांच के लिए सरकार ने कई आयोग बनाए गए, मगर और जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया, मगर उसने जो काम किया उसकी निंदा नहीं की कि उसने गलत काम किया। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षक के रूप में देखा कि ये जो जनरल डायर था, इसने इस जो घटना को अंजाम दिया था, ये बहुत ही अच्छा काम किया है और इस तरह ये ब्रिटिश सरकार का एक रक्षक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको एक तलवार और बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिए गए। मतलब ये जो जनरल डायर था, जिसने बेकसूर हजारों लोगों की हत्या की, और इसके एवज में ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने पद से हटा दिया, लेकिन उसकी बुराई नहीं की, उसकी निंदा नहीं की और उसे पुरस्कार के रूप में एक तलवार और बहुत सारा रुपया दिया और उसे ब्रिटिश सरकार का एक रक्षक के रूप में मतलब माना कि ये बहुत ही अच्छा काम उसने किया है। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें हजारों लोग मारे गए और उन हजारों लोगों को तब तक पुलिस वालों ने मारा तब जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जो जलियांवाला बाग जगह है, उसकी चारों तरफ से दीवार बनी हुई थी, तो ये जो जनता थी उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। और उसके बीच में एक कुआं भी था उस बाग में, मतलब बाग था वह एक, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसी के पास में शायद ये जगह है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। तो एक कुआं बना था, उस कुएं में भी लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में बेकसूर हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मारे गए, क्योंकि इस सभा में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे और किसी को भागने का मौका नहीं मिला। और 10,000 लोग कम से कम इसमें शामिल थे, तो हजारों की संख्या में इस हत्याकांड में लोग मारे गए थे। पूरे देश में इस हत्याकांड की मतलब की निंदा हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह इस घटना को जनरल डायर ने अंजाम दिया, जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस घटना मानी जाती है। ये वो जनरल डायर है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं इसके पीछे कई मतलब की भीड़ है, ये वही जगह है जहाँ पर मतलब कि अंजाम दिया गया था। और ये वो जनरल डायर है जिसने हजारों मतलब कि हजारों की संख्या में बेकसूर जनता को मारा और इस घटना को अंजाम दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक और पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, इस पिक के माध्यम से, कि वो जो घटना हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो किस मतलब कि वह नज़ारा कुछ इस तरह का उस समय का रहा होगा, क्योंकि जनरल डायर और उनके साथी पुलिस वाले सभी सामने से आकर उन्होंने जनता को मारा था। यानी कि गेट के सामने से आकर इन्होंने जनता पर गोलियां बरसाना स्टार्ट किया था और जनता को कहीं से भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाग के चारों तरफ से दीवार बनी हुई थी, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, तो जनता भाग नहीं सकती थी। और सामने से जनता के ऊपर इन्होंने आकर धड़ाधड़ गोलियां चलाई, जिससे कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो इस तरह का सीन वह रहा होगा जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि सामने से ये बंदूकें चलाई जा रही हैं और बेकसूर जनता जो सामने दिख रही है आपको, इसको इन्होंने इस पर गोलियां बरसाई गई हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक और मैंने यहाँ पर दूसरी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सामने से गोलियां चलाई जा रही हैं, इसमें ये धुआं निकल रहा है और जनता एक के बाद एक मतलब कि यहाँ पर बेकसूर जनता मारी जा रही है। तो इस घटना को इस तरह जनरल डायर और उनके साथी पुलिस वालों ने अंजाम दिया था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने इस कुएं को दिखाने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको बता रही थी अभी, कि वहाँ पर उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था जहाँ पर
उस कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस कुएं में लाशों के ढेर लग गए थे। लोग एक के बाद एक करके उस कुएं में कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और वह कुआं भर गया था लोगों की लाशों से। कुछ बच गए थे, कुछ उसमें मारे गए थे। और तो शायद वह नज़ारा कुछ इस तरह का रहा होगा जो इस पिक के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट पिक है, ये लास्ट पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वर्तमान स्वरूप की है। बाकी मैंने जो 3 पिक दिखाई हैं वो कुछ उस समय की जो घटना घटी थी उसके हिसाब से थी, लेकिन ये जो पिक मैं आपको दिखा रही हूँ वर्तमान स्वरूप की है कि अब जलियांवाला बाग का जो वर्तमान स्वरूप है वो कुछ इस तरह का है। वहाँ पर इस तरह उसे मतलब कि मतलब अब बना दिया गया है, और अब वो देखने में इस प्रकार का लगता है। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत मीन्स होता है किसी की बगावत करना, किसी का विरोध करना। तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड में तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किए गए। यानी इंग्लैंड जो कि हमारे देश को भी गुलाम बनाया था, वही इंग्लैंड। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया। किसने? सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया था। और वहाँ तुर्की को हराने के बाद वहाँ की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको युद्ध में वह हरा चुके थे और अब वह उसका गुलाम था। तो इसलिए इंग्लैंड ने वहाँ की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तो खलीफा एक पद का नाम होता है, खलीफा को उसके पद से हटाया जाएगा, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा की। मतलब तुर्की के मुसलमानों पर इंग्लैंड सरकार जो अत्याचार कर रही थी उसकी निंदा भारतीय मुसलमानों ने की। निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में सन 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। कब? भारत में सन 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मतलब खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना। मीन्स भारत में जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी उसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि तुर्की को खलीफा के पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो मतलब विरोध करना। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। मतलब उस समय सन 1919 में गांधी जी ने और कांग्रेस के जो सदस्य थे उन सभी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का मतलब वचन दिया गया कि वह मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देंगे। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग मतलब अंग्रेजों का सहयोग ना करना। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग दिया। कब? प्रथम विश्व युद्ध में। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध 6 अगस्त 1914 की घटना है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भारतीयों ने अंग्रेज जो थे उनका तन मन धन सभी तरीके से मतलब हर तरीके से उनका साथ दिया था, उनको सहयोग किया था। गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। मीन्स प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश की जनता और गांधी जी ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, सहयोग दिया था, उसके लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। मतलब हिंदुस्तान का केसर, केसर हिंद मीन्स हिंदुस्तान का केसर। तो ये उपाधि अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को उस समय दी गई थी। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे। मतलब क्या कर रहे थे गांधी जी? अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण उन्हें मतलब उनके सहयोग दे रहे थे उन्हें, और उनके सहयोग मतलब साथ देने के पूर्ण मतलब के पक्षधर थे। किंतु 1918 ईस्वी के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। मतलब अभी तक गांधी जी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन 1918 के बाद 1918
के बाद कुछ घटित घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना, मीन्स किस कारण से गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बने, वो मतलब उनकी जानकारी हम नीचे आपको बता रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना, यानी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से कुछ वादे किए थे, वह उनसे मुकर गए, मीन्स बदल गए। ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो रोलेट एक्ट बनाया था उसके द्वारा भी भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और खिलाफत का प्रश्न, मीन्स ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बन गए थे। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाया जाना था। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, कब? दिसंबर 1920 में, यानी कि सन 1920 में महाराष्ट्र में जो नागपुर शहर है वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को मतलब कि स्वीकार कर लिया गया और आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाया जाएगा, ऐसा मतलब कि निश्चय किया गया। और प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था। और उस गांधी जी ने जो आंदोलन करने के लिए जो मतलब रूपरेखा तैयार की थी, तो उसके 2 पक्ष थे। आंदोलन के क्या थे? 2 पक्ष थे। एक था बहिष्कार का पक्ष और दूसरा था रचनात्मक पक्ष। तो हम पहले बहिष्कार के पक्ष को जान लेते हैं। सरकारी पद एवं उपाधियों का परित्याग, मीन्स सरकार ने जो भी उपाधियां दी हैं उनको त्याग करना, उनके पद और उपाधियों का त्याग करना। सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकार ने जो स्कूल कॉलेज खोले हैं उनका बहिष्कार करना। न्यायालयों का बहिष्कार करना, कर न देने का निर्णय लेना, मतलब ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देना। विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों को बहिष्कार करना, यानी जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है उनका बहिष्कार करना, उन विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है बहिष्कार का पक्ष, तो इस तरह गांधी जी ने ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश सरकार की जो सभी मतलब चीज़ें हैं उनको हम त्याग करेंगे, इस सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे और कर नहीं देंगे। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का भी बहिष्कार किया जाएगा। तो ये आंदोलन का पहला पक्ष था। दूसरा जो पक्ष था आंदोलन का वो था रचनात्मक पक्ष। तो रचनात्मक पक्ष जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रचनात्मक चीज़ों को मतलब कि बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय स्कूल मतलब कि स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा। पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय किया जाएगा। पंचायतों के माध्यम से हमारे देश के निर्णयों को सुलझाया जाएगा। सत्य एवं अहिंसा पर बल दिया जाएगा। कताई बुनाई को बढ़ावा देने के लिए चरखे को प्रोत्साहन, यानी कि कताई बुनाई को बढ़ाने के लिए चरखे को बढ़ावा दिया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करना, मतलब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ स्वयं सेवकों को इससे मतलब इसमें जोड़ना, उनकी भर्ती करना। तो ये आंदोलन का दूसरा पक्ष था, असहयोग आंदोलन का ये दूसरा पक्ष था। असहयोग आंदोलन शीघ्र जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन जनता के बीच बहुत ही जल्दी लोकप्रिय हो गया। लगभग 10,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मतलब आंदोलन जल्दी ही लोकप्रिय हो गया जनता के बीच। और लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने, 10,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी और वो आंदोलन में शामिल हो गए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएं स्थापित हुई। मतलब उस समय काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ ये आदि संस्थाएं स्थापित हुई। संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन को सफलता मिल रही थी, मतलब पूरे देश में असहयोग आंदोलन
सफल हो रहा था। बच्चे, युवा, वृद्धजन एवं महिलाओं में अपार जोश था। मतलब इस आंदोलन में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने मतलब और महिलाओं ने सभी ने भाग लिया और सभी के अंदर काफी जोश था। वकालत छोड़ने वाले लोगों में पंडित मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख लोग थे। मतलब उस समय इस आंदोलन में शामिल होने वाले और वकालत छोड़ने वाले लोगों में कौन कौन था? पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। इसके अलावा M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोग वकील थे और इन्होंने अपने वकालत पेशे को छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए। शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। मतलब वो जो शराब की दुकानें खोली गई थी उनके आगे बैठकर महिलाओं ने धरना दिया और शराब की दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे चोरी चोरा नामक घटना। मतलब यह जो घटना है चोरी चोरा नामक, यह भी इतिहास में एक बहुत ही फेमस घटना है। तो गांधी जी ने 1 फरवरी सन 1922 को वायसराय के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर बंदियों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वे दमन चक्र बंद मतलब नहीं रिहा किया गया और दमन चक्र बंद नहीं किया गया तो वे सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतलब गांधी जी ने 1 फरवरी सन 1922 को वायसराय के पास एक अल्टीमेटम भेजा कि अगर जो बंदियों को जो कि जेल में बंद हैं उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया गया और दमन चक्र को नहीं रोका गया तो वे सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। किंतु इसी बीच 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। यानी गांधी जी जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन करने की बात ब्रिटिश सरकार से कर रहे थे तभी एक और घटना घट गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, चोरी चोरा नामक घटना। तो ये घटना कब घटी? 5 फरवरी। कब घटी ये घटना? 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। तो 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जगह है चोरी चोरा। कौन सी जगह है स्टूडेंट्स? चोरी चोरा। तो चोरी चोरा नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ ने एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। मतलब एक थानेदार और 21 पुलिस वालों को भीड़ ने थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। गांधी जी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। मतलब ये चोरी चोरा नामक स्थान पर घटना घटी कि एक पुलिस वाले और 21 एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मियों को जनता ने जला दिया। तो इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को मतलब कि रोक दिया। इस आंदोलन के महत्व इस आंदोलन की महत्ता इस बात में थी कि अपार जनसमूह ने इसमें भाग लिया। मतलब ये जो घटना है और ये जो आंदोलन है उसका महत्वपूर्ण या बिंदु है वो ये है कि इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया। युवा वर्ग ने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। मतलब युवा लोग थे, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया और इसमें मतलब इस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब राष्ट्रीय आंदोलन अब केवल शिक्षित लोगों या नगरवासियों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि गांव-गांव में फैल चुका था। मतलब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है यह सिर्फ अब पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा था बल्कि ये शहर शहर में फैल गया था और गांव-गांव में फैल चुका था। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये चोरी चोरा नामक घटना है जिसे इतिहास में हम इस नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।